कल हम लोग पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक गुण संकरण प्रयोग। और उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो प्रयोग किया उससे कुछ निष्कर्ष निकले। उसी निष्कर्ष के आधार पर बाद के वैज्ञानिक ने कार्ल कोरेंस ने मेंडल के निष्कर्षों को ही मेंडल का नियम बताया। तो सबसे पहले मेंडल के दो नियम, फर्स्ट टू लॉ ऑफ मेंडल, इसमें पहला है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अर्थात मेंडल का पहला नियम है मेंडल के पृथक्करण का नियम। एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं अर्थात तुलनात्मक रूपों के कारक कितने ही समय के लिए साथ साथ क्यों न रहें, फिर भी अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। जैसे कि हमने ये मेंडल्स के तीसरा निष्कर्ष था, और तीसरा निष्कर्ष कोई कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने मेंडल का पहला नियम बताया। जैसे कि हम लोग कल जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े तो उसमें हमने देखा कि मेंडल ने जो लंबा पौधा, लंबा तना वाला पौधा और बौना तना वाला पौधा का जब संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सब के सब लंबे तने वाले पौधे प्राप्त हुए। सब के सब लंबे तने वाले पौधे प्राप्त हुए। यदि ये लंबापन का गुण ये इनका दृश्य रूप है, फिनोटाइप है कि लंबे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि इनका जीनोटाइप देखें कि जिस संरचना के कारण ये लंबे दिखाई दे रहे हैं, लंबापन दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे कि इनके दोनों कारक असमान हैं, अर्थात असमयुग्मकीय हैं, शुद्ध नस्ली नहीं हैं। फिर भी F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में सब के सब लंबे दिखाई दिए। और यदि द्वितीय पीढ़ी में इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाए कि यदि कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये जो निष्कर्ष निकला इसमें देख रहे हैं कि तीन संबंध एक के अनुपात में प्राप्त हुआ, अर्थात 3 लंबा और 1 बौना। लेकिन इनके जनक दोनों क्या थे? लंबे थे। अर्थात ये बौनापन का जिम्मेवार जो जीन है जिसे हम स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना भी समय तक एक कैपिटल टी अर्थात लंबेपन के जीन के साथ रहा, लेकिन फिर भी ये अपना अस्तित्व नहीं खोया। ये अगली पीढ़ी में पृथक होकर इसका दृश्य रूप प्रकटन हो रहा है। तो मेंडल के इस तीसरे निष्कर्ष को ही कार्ल कोरेंस वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अर्थात मेंडल के पृथक्करण का नियम कहा, और इसे हम युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ऐसे दूसरा जो मेंडल्स का निष्कर्ष था, उस दूसरे निष्कर्ष को कार्ल कोरेंस ने मेंडल का पहला नियम कहा, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि यदि किसी लक्षण के विपरीत कारक साथ साथ हो तो केवल प्रबल कारक के ही दृश्य रूप का प्रकटन होता है। इस प्रबल कारक की उपस्थिति में, अर्थात इस प्रबल जीन की उपस्थिति में अप्रबल जीन का दृश्य रूप प्रकटन नहीं होता है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि F1 पीढ़ी में सब के सब लंबे पौधे हुए, तो यहाँ पर प्रबल जो जीन है लंबापन का कैपिटल टी है, और स्मॉल टी अप्रबल जीन है। तो कैपिटल टी की उपस्थिति में इस स्मॉल टी के लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन नहीं होता है, अर्थात केवल इसमें
प्रबल जीन के ही दृश्य रूप का प्रकटन होता है, तो इसलिए इसे प्रबलता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मेंडल्स के दो नियम रहे। आगे इसमें आता है सिविलाइजेशन, संकेताक्षर, कि मेंडल ने जो है कुछ संकेताक्षरों का प्रयोग किया। जैसे जनक पीढ़ी के लिए मेंडल ने P1 शब्द का प्रयोग किया। बाद के वैज्ञानिक जो है इसे P1 की जगह पर केवल P का प्रयोग करते हैं और इनको जो है बाईं तरफ लिखा जाता है। और जो प्रबल लक्षण के जीन हैं उनको जो है कैपिटल से डिनोट करते हैं। जैसे लंबापन के लिए जो है कैपिटल T, तो बौना के लिए क्योंकि लंबा का जो है तुलनात्मक होता है बौना या नाटा, तो कैपिटल का तुलनात्मक जो है स्मॉल t से डिनोट किया। लेकिन बाद में जो आधुनिक संकेताक्षर का प्रयोग किया गया, उस आधुनिक संकेताक्षर में P1 के जगह पर तो P का प्रयोग कर दिया गया, लेकिन यहाँ कैपिटल T और जो स्मॉल t का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ उलट दिया गया कि बौना को हम कहते हैं डिवार्फ, तो डिवार्फ अर्थात DWARF, तो डिवार्फ तो स्मॉल d से हम इसे डिनोट करते हैं, तो लंबापन के लिए जो है कैपिटल D का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनमें जो है संकेताक्षर का प्रयोग होता है। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, कि जैसे गणित की भाषा होती है, रसायन विज्ञान की भाषा होती है, कि गणित की भाषा में हम कहते हैं 2 + 2 = 4, तो बालक लिखता है 2 और प्लस का चिन्ह देता है, फिर इक्वल टू अर्थात बराबर का चिन्ह देता है गणित की भाषा में। ऐसे रसायन विज्ञान की भी भाषा होती है कि रसायन विज्ञान की भाषा में जो है यदि हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, तो बालक लिख देता है उसका अर्ध सूत्र NaCl। यदि हम केवल सोडियम बोलते हैं तो प्रतीक चिन्ह लिख देता है Na। वैसे जो है जेनेटिक्स में, आनुवांशिकी में भी कुछ पारिभाषिक शब्दावली है जिनका प्रयोग जो है इस जेनेटिक्स में ही किया जाता है। जैसे एलीलोमार्फ्स या एलेल्स, इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले वेटसन ने जो है सन 1906 में किया था, और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स को ही हम एलील्स या एलीलोमार्फ कहते हैं। तुलनात्मक रूपों के जीन्स को, जैसे लंबा है तो लंबा का तुलनात्मक रूप है बौना, तो इन दोनों के जीन्स को लंबेपन के लिए कैपिटल T और बौना के लिए स्मॉल t, इसे जो है हम एलील्स या एलीलोमार्फ कहते हैं। ऐसे दूसरा शब्द है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन रूप तथा दृश्य रूप, कि किसी लक्षण के लिए जिम्मेवार संरचना को हम जीन कहते हैं। मेंडल ने जिसे कारक कहा था, तो वो जो किसी लक्षण के लिए जो जिम्मेवार संरचना होती है, जो कि किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेवार संरचना जोड़े में होती है और युग्मक में जो है वह सिंगल होती है, तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। और उसके कारण जो लक्षण दिखाई देता है, जिसका दृश्य रूप प्रकटन होता है, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं अर्थात दृश्य रूप कहते हैं। ऐसे है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, अर्थात किसी आनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेवार संरचना यदि दोनों जीन कारक जो है एक समान है, तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। अर्थात कैपिटल T ये होमोजाइगस है, समयुग्मजी है, और ये जो होमोजाइगस होता है वो शुद्ध नस्ली होता है। या बौनापन के लिए भी स्मॉल t ये दोनों भी क्या है, एक समान है, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस है, अर्थात ये प्योर है, समयुग्मजी है, शुद्ध नस्ली है। लेकिन यदि जीनोटाइप में दोनों कारक या जीन्स एक समान नहीं हैं, उनमें परस्पर भिन्नता है, तो जैसे कैपिटल T और स्मॉल t है जीनोटाइप, तो वह जो है हेट्रोजाइगस है,
विषम युग्मजी है, और ये विषम युग्मजी जो है ये शुद्ध नस्ली नहीं होता है, ये हाइब्रिड होता है, संकर होता है। ऐसे है बैक क्रॉस की कारकों की शुद्धता की अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए जो है मेंडल्स ने F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण जो है जनक पीढ़ी से कराया। कारकों की शुद्धता की अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए मेंडल्स ने जो है F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण जो है जनकीय पीढ़ी से कराया, और जनकीय पीढ़ी में यदि प्रबल जनक के साथ कराया तो इसे जो है बैक क्रॉस कहा गया। जैसे F1 पीढ़ी में यदि कैपिटल टी स्मॉल टी और जनक पीढ़ी का प्रबल जो है कैपिटल टी है, तो यदि इनसे संकरण कराया तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो है बैक क्रॉस है। और इसी प्रकार आता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस भी एक प्रकार का बैक क्रॉस ही है, लेकिन F1 पीढ़ी का संकरण जो है जनकीय पीढ़ी के अप्रबल लक्षण से कराया। अर्थात जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी का है और जनकीय पीढ़ी का अप्रबल स्मॉल टी है, तो इससे कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ भी स्मॉल टी, तो इसे जो है हम परीक्षण क्रॉस कहेंगे। और इसमें आधे जो है शुद्ध नस्ली बौना पौधा प्राप्त होगा और आधे जो है हाइब्रिड प्राप्त होंगे। तो ये जो है टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस भी एक प्रकार का जो है बैक क्रॉस ही है। तो इनका प्रयोग जो है हम टर्मिनोलॉजी के रूप में जेनेटिक्स में करते हैं।